मेथड देख रहे थे, उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए फिर हम लोग इसमें। हाँ तो कर लो एक बार फिर से। ठीक है, तो आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्लास में मेथड बताया था, अगर सोडा लाइम और हीट है तो इसको सोडा लाइम मेथड बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। आपको मैकेनिज्म बताया था, जस्ट आपको क्या करना है, ये CO2 रिमूव करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये निगेटिव चार्ज बनता है और ये H+। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये निगेटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो CH3 CH2 और H दोनों जुड़ जाएगा और इस तरह से एल्केन बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट भी वही है। हाँ हाँ, उसके बाद Na2CO3 और CO2 भी लिखा था ना, मैकेनिज्म देखोगे ना तो पहले बाइकार्बोनेट बना था। ठीक है, पहले उसमें बाइकार्बोनेट बना था। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो R-, ठीक है ना, R- और फिर यहाँ से H+ लेके RH बना था। तो जब इससे H चला जाएगा तो इसमें क्या बचेगा। ठीक है ना, एक बार अच्छे से मैकेनिज्म देखना। वैसे भी हमें बाई प्रोडक्ट लिखना नहीं है कभी भी। ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो साइड प्रोडक्ट हमेशा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। हाँ, बस ये जरूर है कि आपको CO2 रिमूव करना है, हम CO2 भी नहीं लिख रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ भी आपका CO2 यहाँ लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ से कार्बेनाइन बनाना हर बार और उसको H+ से ऐड करना है, बीच का CO2 गायब हो गया। ये काम कौन करता है, सोडा लाइम करता है। ठीक है, उस स्टेप में बताया था, ये पहले अटैक करता है, फिर O- बनाता है, फिर O- वापस से पाई बॉन्ड बना के यहाँ से ये कार्बेनाइन बनता है। ठीक है ना, उस तरह से मेथड यहाँ भी है, वही चीज़ है, बेंजीन बन जाएगा। इस बार एल्केन नहीं बना, बट डिकार्बोक्सिलेशन तो हो गया। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि हर बार एल्केन ही बने, राइट, जैसे इसमें भी एल्केन नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद तीन टर्म बताए थे। एक बताया था बीटा कीटो एसिड। अगर बीटा कीटो एसिड है तो देयर इज नो नीड टू सोडा लाइम। ठीक है, अगर आपके पास बीटा कीटो एसिड है, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आगे क्वेश्चन ये देखो, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर 0 अल्फा बीटा गामा। अगर आपके पास बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों में देर इज नो नीड टू सोडा लाइम, जस्ट ऑन हीटिंग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये तीन टर्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि सोडा लाइम नहीं लिखा है लेकिन हीट तो लिखा है ना, तो जस्ट ऑन हीटिंग आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। और उसका रीजन क्या है, आप बहुत इजीली समझ सकते हो, उसका रीजन है स्टेबिलिटी। जब यहाँ से CO2 रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, और ये कार्बोनाइन, ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है, 0 अल्फा बीटा। बीटा पे CO जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, कोई और ग्रुप भी रहेगा तो हो जाएगा, जैसे लाइक NO2 हो जाए। ठीक है ना, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा ग्रुप होता है। ऐसे मौजूद होगा तो वहां पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इसके द्वारा रेजोनेंस कर रहा होगा, दैट इज ये निगेटिव चार्ज के लिए -m हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑन हीटिंग आपको डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, लेकिन एल्केन नहीं बनेगा, CO तो रहेगा ही ना। ये समझ में आया। फॉर फ्यू कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा कीटो एसिड
जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बीटा गामा unsaturated carboxylic acid. There is no need to soda lime. Just on heating you will get product. ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन भी देखो, ये भी क्या है, बीटा कीटो एसिड है क्या, बीटा कीटो एसिड, 0 अल्फा बीटा, दिस इज बीटा कीटो एसिड। तो आपको क्या करना है, यहाँ से CO2 निकालना है, CH3CO CH2H। अगेन आप देखोगे तो यहाँ एल्केन नहीं बना, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या होगा बताओ, यहाँ पे सोडा सोडा लाइम भी है और हीट भी है, दोनों चीज लिया है, जरूरत पड़ेगा ही, क्यों, चूंकि 0 अल्फा बीटा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक CONO2 नहीं था, तो इसलिए जरूरत पड़ा। तो सीधा सीधा डिकार्बोक्सिलेशन मेथड से आपका यहाँ से CO2 निकलेगा, तो क्या यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। अब ये कार्बन आयन जो है इस कार्बन पे अटैक कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, बोलो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे देखो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गया, आपको सिंपल समझ आया ये चीज। नेक्स्ट है, एक और है जिसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जब प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म कैसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ, Cl तो निकल गया ना यार, यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ये कौन सा SN2 रिएक्शन हो गया ना, बोलो, जब ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो Cl निकलेगा ना। हाँ, तो ये तो Cl लिविंग ग्रुप हो गया। तो देखो बीटा ये है आपका 0 अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी ये है कि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है ना, बाकी रिएक्शन जैसा ही है, बट फर्क क्या है देखो, अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे, CO CH2 ठीक है, तो ये क्या था, 0 अल्फा बीटा, ध्यान देना, बीटा कीटो एसिड में डायरेक्ट कर देते थे, जस्ट ऑन हीटिंग आपका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाता था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसकी एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, सोडा लाइम का तो मैकेनिज्म बताया, लेकिन हीट वाले का मैकेनिज्म ये था कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज नोन एज 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, दिख रहा ना, ये 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के कारण ये बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है। तो वो कैसे बनता है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया, ठीक, देखना कैसे बना रहा हूं मैं, जब ये बॉन्ड यहाँ टूट के आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, देखो CH3 यहाँ पे क्या आएगा देखो, ध्यान देना, O से H जुड़ चुका है और डबल बॉन्ड कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ये समझ आया, ठीक है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, ठीक है, तो यहाँ पे
सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहाँ पे नो बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे नो बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और उस तरह से यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से CO2 रिमूव हो गया। तो ये क्या बन गया, इनॉल बन गया। फर्दर ये इनॉल क्या टॉटोमर बना सकता है? टॉटोमर बन के क्या बन जाएगा बताओ मुझे। एक इनॉल टॉटोमर बना के क्या बना सकता है? कीटोन बन सकता है। मतलब ये वापस से, चूंकि इनॉल की परसेंटेज कम होती है ना, परसेंटेज ऑफ कीटो ज्यादा होता है ना, स्टेबिलिटी तो इसमें ज्यादा होती है, टॉटोमर में ये पढ़े हम लोग। तो ये टॉटोमराइज करके क्या बनेगा, देखो CH3, ये वापस से CO बन जाएगा और यहाँ पे ये H चला जाएगा। दिस इज द फेनोमेना ऑफ टॉटोमेरिज्म। क्या यही प्रोडक्ट हम पहले बना रहे थे? किसी बीटा कीटो एसिड में यही तो बना रहे थे। डायरेक्ट क्या कहता था कि इसको यहाँ से CO2 निकाल दो, राइट, इस H को इससे जोड़ दो। तो ये ट्रिक था, लेकिन मैकेनिज्म अब बिल्कुल यही मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन CO इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ये, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। वही सेम फेनोमेना होगा, 6MCTS बन जाएगा यहाँ भी। अगेन हम वैसा ही कुछ बना सकते हैं। तो देखो, जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जस्ट लाइक दिस, सेम है। यहाँ पे नो बॉन्ड कैरेक्टर, ये CO2 निकल जाएगा यहाँ से, जैसा इसमें निकला था। तो देखो बना क्या, CH3 बना, जो डबल बॉन्ड था। लेट्स से दिस कार्बन इज C14 कार्बन, C14 ले लेते हैं इसको, ये अपना C14 कार्बन है। जस्ट टू असाइन की कार्बन कौन सा है, CH हो गया। अब देखो ये क्या बन चुका है, यहाँ पे H जुड़ चुका है तो CH2 बन चुका है ये, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये समझ आया कैसे आया? ये बॉन्ड हट चुका है, CO2 निकल चुका है यहाँ से। समझ आया कि कैसे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ? इम्पोर्ट क्या, जैसे इसमें हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा। वैसा ही बॉन्ड यहाँ बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसमें कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे अगर ये बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। बोलो, तो C14 कार्बन अभी क्या बन चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। बोलो, यहाँ यहाँ पे अनसैचुरेटेड था, यहाँ सैचुरेटेड बन चुका है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही है, बीटा कीटो एसिड में आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन बीटा कीटो एसिड में क्या हुआ ना, टॉटोमराइज होकर वापस से जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, वो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और कोई इनॉल तो बन नहीं रहा है, ये इनॉल थोड़ी है, देयर इज नो इनॉल। इस कारण से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन बनेगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट करते, जैसे क्वेश्चन देख लो, इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट करते तो क्या करते बताओ, CO2 यहाँ से रिमूव करते और हो सकता है कि प्रोडक्ट हम क्या लिख देते, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्या 1 ब्यूटीन है, दिस इज 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन गलत आंसर हो गया ना, समझ आया कि नहीं, समझ आया नहीं आया?
बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की खास बात यही है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 2 ब्यूटीन के जगह 1 ब्यूटीन बन जाएगा, जो मैं यहाँ पे आगे बना के बताया हूँ। अच्छा, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इसमें भी जस्ट ऑन हीटिंग क्या बन जाएगा, कोई एक CO2 निकाल दो तो क्या बन जाएगा, CH3, ये CH इससे जुड़ जाएगा तो CH2 बन जाएगा और C OH। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, मैं 7 को आपको यहाँ समझाता हूँ। जो 7 क्वेश्चन था उसको अगर आप ध्यान से लिखोगे तो CH3 CH COOH यही था और एक और COOH था, जिसे जेम जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हीटिंग करने पे मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक CO2 निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो बीटा पोजीशन पे क्या है बताओ, बीटा पोजीशन पे CO है। ठीक है ना। तो आप पहले वाले केस जैसा ले सकते हो। बीटा कीटो एसिड में क्या करते थे, जस्ट इसको रिमूव कर देते थे। अगर इसको रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, इस CH से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। इस CH3 से क्या जुड़ा, ये वाला H जुड़ गया, ये निगेटिव बना और ये पॉजिटिव, H जुड़ गया और यहाँ पे COOH एज इट इज रह गया। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ बताया कि बीटा, ठीक है ना, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये फेनोमेना होता है और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी ओनली हीट है। क्या यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी मैकेनिज्म देखे थे ना, याद करो मैकेनिज्म में क्या बनता था, ये देख रहे हो, यही वाला है ना बीटा कीटो एसिड। हाँ, ब्रिज हेड कार्बन है। मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखो कि जो इनॉल बनता है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से CO2 हटाऊंगा तो इनॉल यहीं बनेगा ना। तो इनॉल वहां पे बना नहीं सकते हम लोग। देख रहे हो, ये है आपका 0, ये है अल्फा और ये है बीटा। बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड होने के बावजूद भी यहाँ पे नो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। राइट, क्यों नो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, बिकॉज मैकेनिज्म में आप देख रहे थे यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या बना था, इनॉल बना था। क्या हम डबल बॉन्ड पे ये ब्रिज पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? दिस इज वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो ब्रिज हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉटोमर में भी ये चीज आया था, ठीक है ना, SN1 में भी आया था, SN2 में भी आया था। ठीक है ना, रेट के क्वेश्चन में आया था। तो ध्यान रखना है ब्रिज वाला जब भी हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितना CO2 निकलेगा या फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा? 4 CO2 निकल जाएगा। लास्ट क्लास में बताया था क्या ये क्वेश्चन? ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये फिर कोई बीटा कीटो एसिड नहीं है, जस्ट ऑन हीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी बता चुका हूँ आपको, बस ध्यान ये देना है कि अगर ये 14 कार्बन है तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिखूंगा तो क्या करूंगा बताओ, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और दिस इज योर C14। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है ना। 10th वाले में क्या समझना है बताओ, क्या ये बीटा कीटो एसिड है, 0 अल्फा बीटा,
क्या ये बीटा कीटो एसिड है? CO2 निकल जाएगा, बोलो। ऐसा सभी है ना बीटा कीटो एसिड, चारों तो वही है, सेम पोजीशन पे लगा है चारों। नेक्स्ट, अभी बताया। हाँ, कौन से में? नहीं, तो भी नहीं होगा। सोडा लाइम में भी तो आप देखे थे ना, मैकेनिज्म वही है। ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, पहले भी जो आपको मैं बता रखा हूँ, एक्चुअल में होता क्या है, देखो सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, मैकेनिज्म दोनों का सेम है, ठीक है ना। मैकेनिज्म दोनों का सेम है, लेकिन फर्क बस इतना सा है कि सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। रीजन क्या है, जो कार्बन आयन बनता है वो हाईली स्टेबल बन जाता है, इसलिए नहीं बनता। तो किसी भी कंडीशन में ब्रिज हेड पे जब आप ये हटाओगे ना, तो ये जब निगेटिव चार्ज फॉर्म करोगे, ठीक है ना, वो स्टेबल नहीं है ब्रिज हेड कार्बन पे, ठीक है। सोडा लाइम मेथड में भी कार्बन आयन तो बनेगा ना, वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेथड बदलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, इंटरमीडिएट तो वही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्या आएगा? हाँ, 11 में कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ? अभी कहाँ थे तुम? ये सब क्या बताया हूँ मैं? ये इतना इसको ओपन करके बताया हूँ ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्या है ये? इससे जब ये बॉन्ड जुड़ेगा तो कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे? कितने बॉन्ड है कार्बन पे, बताओ। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है? एक, दो, तीन, चार और एक हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ये मैकेनिज्म बताया ना भाई अभी, कितने क्वेश्चन करा दिए इसके, ये क्वेश्चन करा दिए। 2 ब्यूटीन नहीं होगा, 1 ब्यूटीन होगा, ये कराया ना अभी अभी तो कराया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर भी 11, 11 तो वही क्वेश्चन है, आर है तो आर आ गया, इसके जगह CH3 लिया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ से CO2 रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, COOH डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होगा? ए, बी और सी, सबसे फास्ट कौन डिकार्बोक्सिलेट करेगा? ए, चूंकि ए में ये कार्बन आयन बनेगा, बी में CH3 माइनस बनेगा, और इसमें क्या बनेगा? CH2 माइनस CH3। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है तो पहले डिकार्बोक्सिलेट। क्वेश्चन नंबर 14, जीरो अल्फा बीटा, बोलो। नहीं बोल रहे हो यार। जीरो अल्फा बीटा, क्या बीटा पोजीशन पे CO है? तो ये CO2 भी निकलेगा और ये CO2 भी निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH2H और ये CH2H, समझ आया ये चीज? नेक्स्ट में क्या बनेगा बताओ? ये भी वही है, जीरो अल्फा बीटा, जीरो अल्फा बीटा। क्या ये दोनों रिमूव हो जाएंगे? डायरेक्ट लिखूं मैं?
नेक्स्ट में बताओ, इसमें एक ये पहले स्टेप में है हाइड्रोलिसिस और दूसरे स्टेप में है हीट। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के द्वारा बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हाइड्रोलिसिस में देखो, ये इसको H मिल जाएगा और इसको OH मिल जाएगा। दिस इज हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्या फर्स्ट स्टेप का क्या बना दिया? बीटा कीटो एसिड। समझ आया? फर्स्ट स्टेप, पहले ये एस्टर था, आफ्टर हाइड्रोलिसिस बन गया बीटा कीटो एसिड। अब हीट क्या कर सकता है बताओ? जीरो अल्फा बीटा। क्या बीटा पे CO होने से ये CO2 निकल जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझ आया ये? क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। 17 में भी वही, पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप हीटिंग। 16 का एप्लीकेशन लिया। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है O को H चाहिए और CH3 को OH। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ETOH बन जाएगा, जिससे अपन को मतलब नहीं है, ETOH। वैसा ही यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? क्या फाइनल आंसर वही होगा जो ऊपर है? यही जो ऊपर है वही आंसर होगा। 17 का आंसर भी सेम होगा। आप हाइड्रोलिसिस पहले लिखा है H3O प्लस। H3O प्लस मतलब है H और OH। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? दोनों को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ? यहाँ से दो OH बन जाएंगे। बोलो, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं तो क्या बन जाएंगे? CO बन जाएंगे। भाई ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई डाउट? हाँ बोलो। बताओ, इस क्वेश्चन में थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। थैलिक एसिड। बताओ क्या यहाँ पे CO2 रिमूव होगा? क्योंकि यहाँ पे भी C OOH है। ठीक है, और हीट दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है? तो देखो, ना तो आपका ये जीरो अल्फा बीटा, ना तो बीटा कीटो एसिड है, ठीक है ना, ना ही बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ना ही जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो थैलिक एसिड जो है सिंपली यहाँ से हीट करने से क्या होगा? H2O निकाल सकता है और एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। राइट। दो इलेक्ट्रोड में एक एनोड का काम करेगा, ये वाला जो है ये क्या है आपका? एनोड है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? बताओ, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मेथड देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो इजीली बन जाता है। बस मेथड देखो कि क्या होता है बेसिकली। तो एनोड जो है ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? RCO, फ्री रेडिकल। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। राइट। अब यहाँ से अगर CO2 निकलेगा
तो R पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब R फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, ये दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर ऊर्ज रिएक्शन याद है, RR बन जाएगा। तो इस तरह से आपको एल्केन मिल जाता है। सिमिलरली अगर कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहाँ पे वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपके पास H2, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कैथोड पे क्या बनता है और एनोड पे क्या बनता है, तो यहाँ पे H2 और 2OH माइनस, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है, तो बस ये ध्यान रखना कि एनोड पे हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है और एल्केन मिल रहा है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो हमारा ये सॉल्यूशन था RCO माइनस का, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके फ्री रेडिकल बनाता है, तो यहाँ से CO2 रिमूव होगा तो R फ्री रेडिकल बना देगा, और वो R फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू कंडेंस। ये कंबाइंड होके डाइमराइजेशन रिएक्शन हो गया और आपका यहाँ से एल्केन मिल गया, ठीक है। सिमिलरली कैथोड पे भी रिएक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड पे इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके यहाँ पे H2 मिल रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। तो जस्ट आपको आइडिया चाहिए कि क्या हो रहा है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो, हाँ मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए तो नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास ये दिया हुआ है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस। अगर इसमें आपसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा रहेगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो आपको आइडिया क्या होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ से ये वाला CO2 निकलता है, ठीक है ना। पिछले वाले में भी CO2 निकलता था, फर्क बस इतना था कि पिछले वाले CO2 में क्या होता था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता था जो H और इससे जुड़ जाता था। लेकिन अभी क्या है, CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, वो फ्री रेडिकल क्या होगा, दूसरे से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग CH3COOH, इसमें अगर हम लोग सोडा लाइम मेथड और हीट लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता, CH4 मिलता। और अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक, तो उस समय जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा, बोलो। और यहाँ पे मीथेन मिलेगा। ये डिफरेंस है पिछले वाले मेथड से। क्लियर है। ये है कोल्बो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, CH2। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है सक्सिनिक एसिड लिया गया, ठीक। तो आप यहाँ फ्री रेडिकल बनाओगे CH2 फ्री रेडिकल, फिर यहाँ बनाओगे, ठीक है ना। इस बार मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। इस बार डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो दोनों जगह फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट इस बार क्या मिल गया, एल्केन भी बन गया, ठीक है। सॉरी एल्कीन भी बन गया ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एल्केन ही बनेगा, ठीक है ना। मेथड तो एल्केन का पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है ना, तो उस केस में ये भी बन सकता है। थर्ड में देखो क्या बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनाएंगे और यहाँ फ्री रेडिकल बनाएंगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बताइए, CH अल्काइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। अगला है, देखो ये सब टर्म भी लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये सब टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब हम लोग GOC में पढ़ रहे थे
तो इन सब का हम लोग क्या बताए थे, एसिडिक स्ट्रेंथ, सक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सब टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेनिक एसिड का से हम लोग एल्कीन और अल्काइन बना लिए। नेक्स्ट है मेलोनिक एसिड। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ जरा। इस बार CH2 पे एक ही कार्बन पे दो फ्री रेडिकल बन जाएगा। बोलो। एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, क्या ये बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? इथीन बन जाएगा। ऐसा इस बार इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। तो देखो इससे भी प्रोडक्ट और इसमें भी प्रोडक्ट, दोनों सेम आया। तो मेलोनिक एसिड और सक्सेनिक एसिड दोनों से प्रोडक्ट सेम आया। अगला है मैलिक एसिड। इसमें क्या बनेगा बताओ? क्या अल्काइन बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड में क्या बनेगा? यहाँ तो ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें क्या बनेगा बताओ? अल्केन बनेगा क्या? बोलो। क्या बनेगा? प्रोडक्ट कुछ तो बनेगा। इसमें CO2 बनता है, 2CO2 बन जाता है। एल्केन बना ही नहीं, एल्केन बनने के लिए कार्बन तो चाहिए ना। तो यहाँ से CO2 और यहाँ से दोनों CO2 बाहर निकल गए। ठीक है। तो एल्कीन बनने के लिए आपको मिनिमम सक्सिनिक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मेलोनिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ऑक्जेलिक एसिड से नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 7, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का सॉल्ट लेने से क्या बनेगा बताओ? हम्म। हाँ, यहाँ यहाँ फ्री रेडिकल बना और यहाँ फ्री रेडिकल बना, और रिएक्शन क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बनेगा बताओ? 8 में बताइए क्या बनेगा? क्या ये फ्री रेडिकल बन जाएगा? बिल्कुल ऊर्ज ऊर्ज के जैसा रिएक्शन है ये। बोलो। ये और ये कंबाइन हो गया। ठीक है। अबे बोलो। नेक्स्ट में क्या बनेगा? पीएच, पीएच बाइफिनाइल बन जाएगा। बोलो। यहाँ फ्री रेडिकल बना, कंबाइन बस। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बनेगा? बता ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? अबे शंकर भगवान का डमरू नहीं देखे हो क्या? शंकर भगवान का डमरू ऐसी तो होता है। डमरू देखे हो कि नहीं बताओ? शंकर भगवान का डमरू ऐसी तो होता है। कभी नहीं देखे हो डमरू? हाँ। तो शंकर भगवान का डमरू बन जाएगा। और देखो प्रोडक्ट भी थोड़ा सा, प्रोडक्ट भी तो, ये इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इस ये प्रोडक्ट को जानते हो ना क्या है ये? बताओ। ये किसका साइन है? चलो, होमवर्क है तुम लोग का ये। एक दो क्वेश्चन और करें क्या? देखो इस क्वेश्चन में वही है, फ्री रेडिकल बना, ठीक है। अब ऐसा ही फ्री रेडिकल, पता है ना ऊर्ज में क्या हुआ था? ठीक है ना। ये कंबाइन नहीं हो सकता, अगर ये बनाओगे तो ये बनना मुश्किल है ना। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है
कि एक फ्री रेडिकल आपके पास ये है, एक फ्री रेडिकल ये है आपके पास, बोलो। और दूसरा, अगर हम इसको, इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, मतलब दोनों सेम फ्री रेडिकल नहीं लिए, में ऐसा है ना कि ये तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो डाइमर तो बन नहीं सकता, तो इसका कोई चांस नहीं। ठीक, तो एक हम ये वाला फ्री रेडिकल ले लिए, दूसरा हम ये वाला फ्री रेडिकल ले लिए। ये ऑक्सीजन पे भी, यहाँ पे याद है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फ्री रेडिकल बना था। ऑक्सीडे ऑक्सीडेशन स्टेप याद करो, यहाँ पे ये ये वाला स्टेप याद है ना, इनसे क्या बना था, आर सी ओ माइनस है। अब O माइनस से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या बन गया, आर सी ओ पे फ्री रेडिकल बना था ना। अब यही फ्री रेडिकल यहाँ जाता है और ये यहाँ से एक बॉन्ड फ्री रेडिकल यहाँ आता है, तो क्या बनता है बताओ, सी ओ, और यहाँ भी एक बॉन्ड सी ओ, राइट, और साथ में क्या बन जाता है, आर फ्री रेडिकल। समझ आया कि नहीं? तो ये जो आर फ्री रेडिकल है, हम हर बार जनरली कंबाइन कर देते हैं आर से और एल्केन बन जाता है, लेकिन उसमें ये भी तो फ्री रेडिकल है, तो वही कंबाइन करे हैं। देखो अपने पास एक फ्री रेडिकल ये भी तो है, तो एक इसको और एक उसको, दोनों को कंबाइन कर दिए। समझ आया नहीं आया? ठीक है, एक फ्री रेडिकल हमारे पास ये है, ठीक है, और एक फ्री रेडिकल, देखो इस बार सेम तो बना नहीं सकते, तो दूसरा फ्री रेडिकल हमारे पास ये भी तो है, ये भी तो है फ्री रेडिकल, दोनों को कंबाइन कर दिए, बन गया कि नहीं? विदाउट ऑक्सीजन, इसी क्वेश्चन में देखो दो टाइप के फ्री रेडिकल बना, ये समझ आया। एक तुम्हारे पास ये फ्री रेडिकल बना और दूसरा तुम्हारे पास ये फ्री रेडिकल बना। इसके अलावा और कोई फ्री रेडिकल बन रहा है क्या? वही तो बोला, इसमें ये जो इस ये बना वही ना। हाँ, अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन है ना, ऊर्ज रिएक्शन, अभी देखो ये भी फ्री रेडिकल अवेलेबल है ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। उस समय उस समय सिर्फ यही था आपके पास, अभी तो आपके पास ये भी तो है, तो ये दोनों कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये फ्यूमेरिक एसिड पहले ही बना चुके हैं, अल्काइन बन जाएगा। ठीक है ना, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना और एक फ्री रेडिकल यहाँ बना। नेक्स्ट बताओ, बोलो। दो बन रहे हैं, दो ही बनेंगे ना यार। नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछेगा यार तुमसे, मेजर प्रोडक्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है ना, ठीक है, उसमें हमने क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट हमेशा बताने हैं। ठीक है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखने बोला, तो मेजर प्रोडक्ट ही पूछेगा आपसे। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जनरली वहां पूछते हैं जहाँ पे आइसोमर के थ्रू कायरल कार्बन वगैरह जनरेट हो रहा हो। ठीक है ना, तो ये वाला मेजर है इसमें और ये वाला माइनर है। नेक्स्ट में बताओ, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, ऐसा कंबाइन हो जाएगा।
इसमें एक दूसरा तरीका ये भी है, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों बन जाएगा, तो इनसे कंबाइन होकर ये बन गया। ठीक, ये ऐसा भी तो कर सकता है, इसके साथ रेजोनेंस कर ले, बोलो, तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा? बोलो, क्या इसके साथ ये कंबाइन होके डबल बॉन्ड बना सकता है क्या? ठीक है ना, तो दो पॉसिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा ये वाला, इसमें ये वाला, तो इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट को, ये और ये कंबाइन कर दें इसमें, तो क्या बन जाएगा बताओ? इस रिंग को हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, 6 मेंबर रिंग ही तो है ये, बोलो। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, ठीक है ना, ये 2 कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिज बन जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। 15 में वही है, कई बार बना चुके हैं ना। ये सोडियम क्या करेगा बताओ? सॉल्ट बना देगा। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सॉल्ट चाहिए ना। उसके बाद क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल बनाओगे। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिडक्शन को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ, तो नेक्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो देखो, रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उस पे अगर हम लोग H2 गैसियस फॉर्म में ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर दूसरा मेटल भी ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं या प्लेटिनम ले सकते हैं, जनरली ये 3 मेटल लिया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ऑब्वियसली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे हीट निकलेगा और इस तरह से आपका एल्केन फॉर्म हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की, ठीक है ना। तो इसमें इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है ना। देखो, एक्चुअल में मेटल का काम क्या है? यहाँ पे मेटल जो है ना, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इस तरह से देखो, क्वेश्चन बनाना तो बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है ना। H2 लिखा रहेगा और Na लिखा रहेगा, हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, एल्केन बन जाएगा, राइट। बट अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म जैसे सपोज हमने निकल लिया, ठीक, इस तरह से निकल एलिमेंट का सरफेस है, इस तरह से निकल मेटल का आपके पास सरफेस पड़ा हुआ है। तो बताओ, जो बीच में निकल का मॉलिक्यूल, निकल के जो एटम होंगे, वो उनकी वैलेंसी फुलफिल्ड होगी, लेकिन जो सरफेस पे होगी उसकी वैलेंसी फुलफिल होगी क्या बताओ? देखो, बीच वाला जो बल्क मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उनकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, लेकिन जो सरफेस पे होगी, ठीक है ना, यहाँ जो सरफेस पे होगी उसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं होगी ना। इस तरह से सब चारों एटम इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है उनका मेटल का सरफेस सेटिस्फाई नहीं होगा,
तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहां से हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इस पे एडजॉर्ब करवा देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन बोलते हैं इसको। इस मेथड को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। मतलब इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब चिपका तो इस तरह से हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग थी, यहाँ पे जो एल्कीन था अपने पास, ये स्ट्राइक किया और यहाँ से रिबाउंड होके क्या मिला आपको, इस तरह से हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो बेसिकली ये मेथड आपको केवल क्या करता है, एक मेटल सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन मेथड उसी को बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इस मेटल सरफेस पे क्या हो गया, अच्छे से यहाँ पे एडजॉर्ब हो गए। फिर यहाँ पे अल्कीन स्ट्राइक करेगा और यहाँ से रिबाउंड होके आपको इस तरह से एक अल्केन मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। लेकिन इसमें अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, ये मैकेनिज्म मैं इसलिए बताया कि अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है ना, तो क्या ये सीन एडिशन है या एंटी एडिशन है, इसलिए ये मैकेनिज्म बताया मैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री में ये एडिशन कैसा है, सीन एडिशन है या एंटी एडिशन है। सीन है ना। तो एज बोथ हाइड्रोजन एटम एडेड फ्रॉम सेम साइड, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है कि आधा मेटल का सरफेस हम यहाँ बनाएंगे और आधा ऊपर बनाएंगे। तो ये आपका है सीन एडिशन, और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया ना कि मान के चलो आपके पास ये अल्कीन है और इसमें H2 Ni ले लिया, तो कोई भी बना लेगा, ये अल्केन बन गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपके पास अल्काइन होता, यही रिएक्शन दो बार होता, यानी 2 मोल ऑफ H2 लगता Ni, लेकिन प्रोडक्ट ये बन जाता। तो ये प्रोडक्ट थोड़ी ना आईआईटी पूछेगा, आईआईटी आपको इससे पूछेगा कि सीन एडिशन हो रहा है या, इस पे क्वेश्चन हम देते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए, D2 लिया हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसमें अगर हम D2Ni ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड होगा, CH3 CHD CH2D, राइट। मतलब एक एक हाइड्रोजन की जगह एक एक डी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोटोप ले लिए हैं, D2 लिए हैं यहाँ पे। ट्राई करो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टीरियो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके पास एक सिस दिया हुआ है और एक ट्रांस दिया हुआ है, ठीक है ना। और एडिशन का नेचर कैसा है बताओ, सीन एडिशन हो रहा है। यहाँ भी यही है, सीन एडिशन है। क्या प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आए इसमें, पहले वाला सिस है, सीन एडिशन करोगे तो कितना प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो स्टीरियो दिया है तो हमें स्टीरियो में ऑप्शन जो दिखेगा ना आपको, वो स्टीरियो में ही दिखेगा। इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको। दूसरा, इसके मिरर इमेज हो सकते हैं, बोलो। इधर इधर से, यहाँ से दोनों डी जुड़ जाएंगे, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों डी इधर से जुड़े, तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको ऐसा मिलेगा। स्टीरियो बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो मिरर इमेज यहाँ पे डी और इस तरह से मिथाइल एंड मिथाइल, राइट। मिरर इमेज है ये, ठीक है। सिमिलरली दूसरे में बताओ, दूसरे में अगर डी यहाँ से ऐड होगा तो दूसरा डी भी यहीं से ऐड होगा, बोलो। उसका भी अगर हम स्टीरियो में प्रोडक्ट लिखें तो एक डी,
दूसरा हाइड्रोजन CH3 CH3। अच्छा, इसका मिरर इमेज भी हो सकता है, एक मिरर इमेज ले लेते हैं। HCH3 CH3H D और D। आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में एक ट्रिक भी बताया था, याद है? सी, हाँ, वही वही अप्लाई करना है ना, CAR और TAM, बस इतना याद रखोगे काम हो जाएगा। हाँ, तो अब इसका उल्टा कर दो। अब एंटी एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है, ट्रांस में, ये अपना ट्रांस है तो यहाँ पे सिस में कितने प्रोडक्ट मिलते थे? सिस में कितने प्रोडक्ट मिलते थे? दो मिलते थे। और ट्रांस में कितने मिलते थे? एक मिलते थे ना, TAM, एक मिलते थे। अब उल्टा कर दो, इस बार ट्रांस में दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बोलो। इस मिरर इमेज को क्या बोलूंगा? पेयर ऑफ इनेंशियोमर बोलूंगा, जो कि इक्वल अमाउंट में रहेगा तो रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा, यानी दो प्रोडक्ट बना। लेकिन क्या ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ये। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये अपना क्या था, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसीलिए ये क्या कहलाया, इनएंशियोमर। बट यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो इसको क्या बोलूंगा भाई? यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड क्या मीजो कहलाएगा? बोलो, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। यही तो बताया था लास्ट टाइम। फर्क बस इतना हुआ कि पिछली बार हम एंटी एडिशन बताए थे, अभी क्या बता रहा हूँ, सीन एडिशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन वही है, ठीक है ना? तो ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा तो आप RS नोमेनक्लेचर से चेक कर सकते हो। मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा, मतलब मीजो। तो ऊपर एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। सीस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? अगर मैं इस कोड को यहाँ पे डिकोड करें तो क्या बनेगा, ट्रांस में सीन एडिशन होगा, ट्रांस में सीन एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, TSR। इसको डिकोड करें तो क्या बनेगा, सिस में सीन एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोड अगर आपको याद है तो उससे भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि TSR और CSM इतना सारा याद रखोगे, जरूरत नहीं है इसकी। ये बस याद है, उसी से हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ऑलरेडी अपन को पता है कि सिस में सीन एडिशन होगा तो एक प्रोडक्ट मिलने वाला है, और ट्रांस में सीन एडिशन होगा तो दो प्रोडक्ट मिलने वाला है। ऐसे ऑप्शन ढूंढ लेना। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नोमेनक्लेचर डिफरेंट आएगी, सॉरी सेम आ जाएगी, ठीक है ना? इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना? घर घर जाके बाद में इसको चेक करना, यहाँ पे दोनों नोमेनक्लेचर सेम आएगी, RS। तो क्या इसमें POS है? POS नहीं होगी। और अगर POS नहीं है तो वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए इसको पेयर ऑफ इनेंशियोमर। बहुत सारा तरीका है करने का। कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में दो डबल बॉन्ड है लेकिन हमने एक ही इक्विवेलेंट लिया। क्या मुझे बता सकते हो कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया।
ठीक है, कैसे पता किए कि यही रिड्यूस होगा बताओ? हाँ, अल्फा एच भी है। एक्चुअल में देखो होता क्या है ना, यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, राइट। तो अगर आप एनालाइज करो इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, तो जब इसमें H2 ऐड होता है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल, तो बनता है क्या, CH3 CH3। अब मुझे बताओ इस कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे बताइए? इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है -2। रेडॉक्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार 11th में? -2, यहाँ पे कार्बन की कितनी है, -3। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। बोलो भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जब डोनेशन ज़्यादा होगा तो क्या हम ऐड कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड होगा जहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड है, बोलो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे इतना ज़्यादा है, इतना डेंसिटी है कि क्या ये रिड्यूस होना चाहेगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डबल बॉन्ड पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो ये नहीं रिड्यूस होना चाहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा उस समय, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, दूसरा रीजन, आप सिंपल वाला, आप ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये बोल सकते हो कि ये अनस्टेबल था, ठीक है ना, तो स्टेबल, और ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू अल्फा एच। हाँ हाँ हाँ, रीजन वही है ना, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ये, क्योंकि इसके नंबर ऑफ अल्फा एच है, ठीक है ना, नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें ज़्यादा है, तो ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो किसका रिएक्शन फास्ट होगा, अनस्टेबल का या स्टेबल का? तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, और ये स्लो रिएक्ट करेगा, तो ये इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं ये जो कॉन्सेप्ट बताया आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला, वो इसलिए बताया कि आपसे लैंग्वेज में पूछ लिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जानते हो? रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा अगर लैंग्वेज में आपसे पूछ दिया कहीं पे, इसका उल्टा ऑक्सीडेशन में ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये किसके लिए मैंने बता दिया, रिडक्शन के लिए बता दिया। अब आगे चल के ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा, तो ऑक्सीडेशन में यही चीज़ क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन उस समय इंक्रीज क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपके लिए नया टर्म है, तो आप इतना समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है जिस कार्बन पे, ठीक है ना, उस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन की सिंपली कहो तो ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीडेशन में यही चीज़ उल्टा हो जाएगा,
उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे चल के इसको पढ़ेंगे, तो बस उसके लिए बता रहा था, बाकी तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे कि ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्ट करे। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है रिडक्शन से रिलेटेड, ट्राई करिए। क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, दो डबल बॉन्ड है, राइट। तो दो डबल बॉन्ड अगर है और दोनों सेम है, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दोनों ही डबल बॉन्ड सेम है ना, 1 और 4 क्या है, सेम ही तो है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, क्या ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मेजर बोला है, हर प्रोडक्ट में हम लोग मेजर ही बना रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट है क्या ये, क्या एक प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है, क्या ये भी बन सकता है एक। अगर आपको याद हो तो मैंने एक पढ़ाया था 1 2 एडिशन, और एक बताया था 1 4 एडिशन। रूम टेम्परेचर पे मेजर कौन होता है, रूम टेम्परेचर पे मेजर कौन होता है, 1 2 या 1 4। 1 4 वाले को क्या बोलते हैं, TCP बोलते हैं क्या, और 1 2 वाले को क्या बोलते हैं, KCP। तो ये है माइनर प्रोडक्ट और ये है इसमें मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो वहां पे पढ़े थे TCP और KCP, तो KCP TCP का कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। और अगर इसकी मैकेनिज्म जाननी है तो कैसे हुई, सिंपल सी बात है। अभी आपने देखा था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं 1 2 एडिशन कराऊं, सपोज यहाँ पे ऐड करूं, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में समझाता हूँ आपको। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, अच्छा ये बनेगा, ये फॉर्म होगा, ये ब्रेक होगा और ये फॉर्म होगा। ये कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 4 मेंबर, समझ आया। और अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ जुड़े और एक ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से ना जुड़ के यहाँ जुड़े, तो कितने मेंबर होगा। जब जब हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, बोलो ये कितने मेंबर रिंग होंगे। जब हाइड्रोजन 2 से ना जुड़ के 4 से जुड़ेगा तो कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 6 MCTS बनेगा। ज्यादा कौन स्टेबल है, 4 MCTS या 6 MCTS। तो ऑब्वियसली मेजर किस में आएगा, समझ में आया। वैसे भी आपको पता है कि 1 4 एडिशन मेजर होता है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो नेक्स्ट में बताओ, 1 इक्विवेलेंट है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अल्कीन बनाना है, मतलब एक पाई बॉन्ड ही रिड्यूस होगा। अब मुझे बताओ सिस बनेगा ट्रांस बनेगा, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेगा, सिन एडिशन है ये, सिस प्रोडक्ट बनेगा, राइट। नेक्स्ट में बताओ कैसे, नेक्स्ट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अभी किए ना क्वेश्चन ऐसा वाला, ये क्वेश्चन किए ना सिस वाला, सिस सिस और ट्रांस वाला क्वेश्चन किए कि नहीं। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन इधर से ऐड करूंगा, दूसरा भी इधर से ऐड करना पड़ेगा, बोलो। मैं आपको यहाँ पे देखो, जब हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, नीचे हाइड्रोजन ऐड होगा तो मिथाइल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, बोलो। ये है Me और ये है अपना Et,
अच्छा ये बताओ, अगर हाइड्रोजन फिर से यहाँ ऐड हुआ तो Mt यहाँ आ जाएगा, Et, राइट। क्या दूसरा इसके मिरर इमेज होंगे? बोल नहीं रहे हो? क्या एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें दोनों हाइड्रोजन यहाँ होगा और MEET किधर होगा? समझ आया ये दोनों प्रोडक्ट? अब बताओ ये इनैंशियोमर है डायस्टीरियोमर है? पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। क्यों? चूंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, राइट। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है इसमें? क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहे हैं? क्या कोई भी प्लेन से सिमेट्री दिख रही है आपको? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है तो क्या मीजो होगा? तो बचा क्या? इनैंशियोमर ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बताओ। 7 तो इजी है ना। कौन रिड्यूस होगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? बोल ही नहीं रहे हो। क्यों? डबल बॉन्ड क्यों रिड्यूस होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कैसे पता चला भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यहाँ पे तो कोई अलग से ग्रुप लगे नहीं है, कोई मिथाइल विथाइल थोड़ी ना लगा हुआ है यहाँ पे। उस क्वेश्चन में दो दो मिथाइल लगे हुए थे इसमें, ऐसा कुछ थोड़ी ना है यहाँ पे, बताओ। इस क्वेश्चन में ये ऐसा वाला थोड़ी है, ये यहाँ पे मिथाइल लगे हुए थे, ऐसा कुछ थोड़ी है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होंगे इसमें। क्यों रिड्यूस होंगे? चूंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मोर रिएक्टिव कौन होता है? डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है। अच्छा एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने ये चीज कराया भी था। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अल्कीन। अल्कीन और अल्काइन में रिएक्टिव कौन था? अभी क्या यही रिएक्शन है वहां पे? क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रीजन क्या था? कार्बोकेटाइन। बोलो। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसका रीजन क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड CH H, ठीक है। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था, राइट। और ये क्या है? लेस स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्टिव हुआ था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या उसी लॉजिक से बोल रहे हो कि ये एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है? भाई एल्कीन यहाँ पे रिएक्टिव किसके है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? बोलो। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है H2Ni? क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की चर्चा हुई है? दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो देखो इस समय ऑर्डर ऐसा हो जाता है, अगर इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अल्काइन जो है मोर रिएक्टिव होगा एल्कीन से। दोनों रिएक्शन अलग है। अब
इसका रीजन क्या है? तुम मुझे बताओ, लीनियर स्ट्रक्चर कौन है? अल्काइन और अल्किन में लीनियर कौन होता है? वे अल्कीन और अल्काइन में लीनियर कौन होता है? अगर अल्काइन लीनियर है तो हाइड्रोजन इजिली ऐड किस में होगा? हाइड्रोजन इसमें जल्दी ऐड हो सकता है या एल्कीन में ऐड हो सकता है? समझ आ रहा है रीजन? तो हाइड्रोजनेशन में अल्काइन रिएक्टिव होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। दैट्स वाई ये रिड्यूस हो। समझ आया सबको? बाकी क्वेश्चन नंबर 8 तो सिंपल है, अभी बताया। अभी बताया ना, 1 2 एडिशन और 1 4 एडिशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? 1 इक्विवेलेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोल ही नहीं रहे हो यार। क्या ये बन जाएगा? टीसीपी 1 4 एडिशन, राइट? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा रिड्यूस करें बताओ? कौन सा रिड्यूस होगा? ये वाला रिड्यूस हो गया, एंगल स्ट्रेन। अनस्टेबल है ना ये? जो अनस्टेबल होता है वही तो रिएक्टिव होता है। तो ये रिड्यूस हो गया। इस बार बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में कौन रिड्यूस होगा? लेट से दिस इज 1, दिस इज 2। 1 या 2? 1 रिड्यूस होगा इस बार। 1 रिड्यूस होगा। रीजन क्या है? अच्छा ये मुझे बताओ, इसमें से सिस कौन है, ट्रांस कौन है? हाँ, तो देखो, एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ना, इसके हाइड्रोजन नीचे होंगे और इसके हाइड्रोजन ऊपर होंगे। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें ये जो ट्रांस है बहुत अनस्टेबल होता है। रीजन क्या है? भाई इनके हाइड्रोजन और इनके हाइड्रोजन में क्या होगा? भयंकर रिपल्सन होगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों नीचे रहेगा यार? यहाँ यहाँ अगर मिथाइल नीचे है तो हाइड्रोजन किधर जाएगा इसके? नीचे तो दोनों कार्बन है ना। नीचे अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन है कि नहीं ऊपर? भाई अगर नीचे बॉन्ड पेयर है तो हाइड्रोजन तो ऊपर ही होगा ना। इन दोनों में रिपल्सन के कारण ये ट्रांस जो है ना बहुत अनस्टेबल होता है। और सिस में ऐसा कोई दिक्कत होगा क्या? तो ये अनस्टेबल होने के कारण हमारा इस बार क्या रिड्यूस करेंगे हम लोग? ट्रांस रिड्यूस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेना, सिर्फ इसको रिड्यूस करना। नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट में कौन रिड्यूस होगा? मुझे बताओ 1 और 2, सिस ट्रांस में बताओ मुझे, कौन सिस है कौन टू ट्रांस है? इस बार सिस ये है और ट्रांस ये है, राइट? इस बार क्या रिड्यूस होगा? इस बार सिस रिड्यूस होगा। ठीक है ना, इस बार सिस रिड्यूस, क्योंकि वो वाला रीजन नहीं है ना अभी। अब बोलोगे सर इस बार सिस क्यों रिड्यूस हुआ? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इजिली किस में हो सकता है? सिस में हो सकता है, ट्रांस में हो सकता है, ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल, ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक? हाइड्रोजन इजिली किस में ऐड हो सकता है? सिस वाले में ना, क्योंकि कोई उसको रिपल्सन नहीं है, CH3 दोनों ऊपर है। यहाँ जब ऐड होने जाएगा तो एक CH3 परेशान करेगा कि नहीं बताओ? बोलो। तो सिस, नॉर्मल केस में सिस जो है मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इस बार ये रिड्यूस हुआ और ट्रांस रह जाएगा एज इट इज।
तो इस बार 6 को रिड्यूस करना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्या बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसा बिल्कुल रटना नहीं है कि हमेशा 1-2 एडिशन माइनर होगा। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन वैसा हो तो 1-2 भी मेजर हो सकता है। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है। ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 1-4 हुआ मेजर। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ लगा लूँ, ठीक है ना, एक दूसरे क्वेश्चन में ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ लगा लूँ, इस केस में 1-2 एडिशन मेजर हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ट्रांजिशन स्टेट देखो, इसमें इसका रीजन ये है बनने का कि यहाँ पे आप 1-4 इसलिए बना रहे हो क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर बन रहा है। ठीक, इसमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मेंबर बनेगा। अब इसमें जो अंदर वाला डबल बॉन्ड है ना, ठीक है ना, जब डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा नहीं। बोलो, ट्रांजिशन स्टेट बन पाएगा? तो जब ट्रांजिशन स्टेट बन नहीं पाएगा तो आपके पास चॉइस क्या है? तब तो आप केवल या तो 1-2 एडिशन कराओगे, इसका या इसका। तो इन दोनों में इजिली कौन रिएक्ट कर सकता है? रिंग वाला डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो आपके पास चॉइस क्या है? यहाँ यहाँ एक क्वेश्चन के रूप में ही ले लो, ठीक है ना, ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा ही देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है अपना। ठीक है, मैंने बोला इस तरह से अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे अगर हम H2Ni 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है? इस बार आपका ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, इस बार 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा नहीं। तो आपके चॉइस है, या तो 1-2 एडिशन करो इनका या इनका। तो इन दोनों में ये तो रिंग के अंदर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रिड्यूस करना मुश्किल है, तो इसलिए इस बार 1-2 एडिशन, मतलब यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक, तो 1-2 एडिशन इस बार क्या है? KCP। और यही इस बार क्या है? मेजर। तो हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमारे पास चॉइस नहीं था, 6 मेंबर TS बन नहीं रहा है तो इसलिए TCP यहाँ पे बन ही नहीं सकता। जनरली TCP रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन अभी रूम टेम्परेचर पे भी KCP मेजर हो गया। क्वेश्चन ये, ठीक है ना? थैंक यू क्लास।